कल्पना कीजिए, अगर इंसान पृथ्वी पर अपना खुद का सूरज जला दे तो क्या होगा। एक ऐसा सूरज जो कभी डूबे नहीं, जिसकी ऊर्जा खत्म ना हो और जो पूरी सभ्यता को अनंत शक्ति दे सके। सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन आज दुनिया के कुछ देश सचमुच धरती पर आर्टिफिशियल सन जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यह कोई रोशनी देने वाला नकली सूरज नहीं, बल्कि असली सूरज जैसी ही प्रक्रिया को दोहराने की कोशिश है, यानी धरती पर एक छोटा सा तारा पैदा करना। लेकिन इंसान को ऐसा करने की जरूरत पड़ी ही क्यों? इस कहानी की शुरुआत होती है मानव सभ्यता की बढ़ती ऊर्जा भूख से। जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, उसकी ऊर्जा की मांग भी बढ़ती चली गई। कभी कोयले ने औद्योगिक क्रांति को गति दी, फिर तेल ने दुनिया को मशीनों, जहाजों और कारखानों से भर दिया, और गैस ने आधुनिक शहरों को शक्ति दी। लेकिन यह सारी तरक्की एक बड़ी कीमत लेकर आई: प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और सीमित संसाधनों का डर। दुनिया समझने लगी कि फॉसिल फ्यूल्स हमेशा नहीं चलेंगे। तब वैज्ञानिकों ने ऐसी ऊर्जा की तलाश शुरू की जो लगभग असीम हो, स्वच्छ हो और मानव सभ्यता को लाखों वर्षों तक चला सके। यहीं से न्यूक्लियर फ्यूजन के सपने ने जन्म लिया। अब तक इंसान न्यूक्लियर फिशन का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें भारी परमाणुओं को तोड़कर ऊर्जा निकाली जाती है। यही प्रक्रिया परमाणु बिजली घरों और एटॉमिक बॉम्ब्स के पीछे है। लेकिन फ्यूजन इसके बिल्कुल उलट है। इसमें परमाणुओं को तोड़ा नहीं जाता, बल्कि जोड़ा जाता है। यही वह प्रक्रिया है जो अरबों सालों से हमारे असली सूरज के भीतर चल रही है। सूरज के केंद्र में हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियाई आपस में भयानक दबाव और तापमान में टकराते हैं, हीलियम बनाते हैं, और उसी प्रक्रिया में असीम ऊर्जा निकलती है। वही ऊर्जा प्रकाश बनकर पृथ्वी तक पहुंचती है और जीवन को संभव बनाती है। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर इसी प्रक्रिया को धरती पर दोहराया जा सके तो ऊर्जा संकट हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। लेकिन यह सोचना जितना आसान था, करना उतना ही असंभव सा लगता था, क्योंकि सूरज के भीतर तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। और विडंबना देखिए, धरती पर फ्यूजन शुरू करने के लिए इससे भी कहीं ज्यादा, करीब 10 करोड़ डिग्री या उससे ऊपर तापमान चाहिए। यानी सूरज से भी ज्यादा गर्म आग धरती पर। ऐसी आग को कोई धातु छू नहीं सकती, कोई कंटेनर उसे पकड़ नहीं सकता। तो फिर वैज्ञानिक उसे रोकते कैसे हैं? यहीं से आर्टिफिशियल सन की असली कहानी शुरू होती है। इस तकनीकी का दिल है टोकामाक, एक विशाल डोनट शेप्ड रिएक्टर। इसके भीतर हाइड्रोजन के विशेष आइसोटोप्स, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम डाले जाते हैं। फिर उन्हें इतनी ऊर्जा दी जाती है कि वे प्लाज्मा में बदल जाते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियाई अलग हो जाते हैं और पदार्थ आग की तरह नहीं, बल्कि तारे जैसी अवस्था में पहुंच जाता है। यही प्लाज्मा करोड़ों डिग्री तक गर्म किया जाता है। लेकिन रिएक्टर की दीवारें इसे छू नहीं सकती, वरना सब पिघल जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, इतने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र जो इस प्लाज्मा को अदृश्य पिंजरे की तरह हवा में बंद रखते हैं। इसी मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट के भीतर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करते हैं और एनर्जी पैदा होती है। यही है आर्टिफिशियल सन। अब समझिए, इसे इतना रिवॉल्यूशनरी क्यों कहा जाता है। अगर फ्यूजन सफल हो गया तो समुद्र के पानी में मौजूद ड्यूटेरियम ही करोड़ों वर्षों तक ईंधन दे सकता है। फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो सकते हैं, कार्बन एमिशंस लगभग शून्य हो सकती है, एनर्जी वॉर्स इतिहास बन सकते हैं, और शायद इंसान डीप स्पेस कॉलोनीज तक पहुंच सके, क्योंकि फ्यूजन रॉकेट्स मौजूदा रॉकेट्स से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। इसलिए दुनिया इस तकनीक को ऊर्जा का सबसे बड़ा समाधान मानती है। और इस दौड़ में सबसे पहले जिसने दुनिया का ध्यान खींचा वह था चीन। चीन का ईस्ट रिएक्टर, जिसे चाइनीज आर्टिफिशियल सन कहा जाने लगा, कई बार प्लाज्मा को अत्यधिक तापमान पर लंबे समय तक स्थिर रखने में सफल रहा। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल संदेश भी था। भविष्य की ऊर्जा पर चीन दावा कर रहा था। लेकिन चीन अकेला नहीं था। साउथ कोरिया ने KSTAR नाम का रिएक्टर बनाया, जिसे कोरियन आर्टिफिशियल सन कहा जाता है। इसने भी प्लाज्मा स्टेबिलिटी के बड़े रिकॉर्ड बनाए और साबित किया कि फ्यूजन अब सिर्फ सिद्धांत नहीं, इंजीनियरिंग रियलिटी बनता जा रहा है। फिर आया जापान, जिसने JT60 जैसा एडवांस्ड टोकामाक तैयार किया। कई विशेषज्ञ इसे कमर्शियल फ्यूजन पावर प्लांट्स की रिहर्सल मानते हैं। उधर यूनाइटेड किंगडम का जेट रिएक्टर दशकों से फ्यूजन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और अब स्टेप प्रोग्राम भविष्य के फुल स्केल फ्यूजन पावर स्टेशन की योजना पर काम कर रहा है। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे मानव इतिहास की सबसे कठिन इंजीनियरिंग चैलेंज कहा गया है। फ्रांस में बन रहा ITER यह सिर्फ रिएक्टर नहीं,
मानो पृथ्वी पर तारा बनाने की सामूहिक कोशिश है। यह कोई एक देश का सपना नहीं, बल्कि 35 देशों की ताकत है, जिन्हें यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं। ITER का उद्देश्य अभी बिजली बनाना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि फ्यूजन रिएक्शन में जितनी ऊर्जा डाली जाती है उससे ज्यादा ऊर्जा निकाली जा सकती है। अगर यह पूरी तरह सफल हो गया तो यह मानव सभ्यता के इतिहास में फायर की खोज के बाद सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है। लेकिन यहीं एक बड़ा सवाल उभरता है, भारत कहाँ है? जब चीन आर्टिफिशियल सन चला रहा है, जापान फ्यूजन रिएक्टर बना चुका है, यूरोप ITER खड़ा कर रहा है, तो भारत ने अपना इंडिपेंडेंट आर्टिफिशियल सन क्यों नहीं बनाया? इसका जवाब उतना सीधा नहीं जितना लगता है। फ्यूजन सिर्फ महंगी टेक्नोलॉजी नहीं है, यह साइंस और इंजीनियरिंग की सबसे कठिन सीमाओं में से एक है। इसमें सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स, अल्ट्रा हॉट प्लाज्मा कंट्रोल, रेडिएशन रेजिस्टेंट मटेरियल्स और क्रायोजेनिक सिस्टम्स जैसी फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज चाहिए, जिन्हें विकसित करने में दशकों लगते हैं। इसलिए भारत ने पहले दुनिया के फ्यूजन प्रोजेक्ट्स में शामिल होकर सीखने और अपना ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का रास्ता चुना। ITER के कई जरूरी हिस्से भारत ही बना रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत सीधे एक स्मार्ट तरीका अपना रहा है, पहले सीखो फिर अपना खुद का फ्यूजन रिएक्टर बनाओ। लेकिन जितना यह आर्टिफिशियल सन सुनने में अद्भुत लगता है, उतने ही इसके अंदर गहरे सवाल छुपे हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इंसान धरती पर एक छोटा सूरज जलाने की कोशिश कर रहा है, तो यह स्वाभाविक है कि मन में डर पैदा हो कि क्या यह सुरक्षित है, क्या यह कभी कंट्रोल से बाहर जाकर किसी बड़े खतरे में बदल सकता है। और अगर फ्यूजन इतनी बेहतरीन ऊर्जा का स्रोत है, तो फिर आज भी दुनिया कोल और ऑयल पर क्यों निर्भर है? दरअसल यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि आर्टिफिशियल सन बनाना ही सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि असली मुश्किल उसे हर पल स्थिर और नियंत्रित बनाए रखना है। क्योंकि इसमें जो प्लाज्मा बनता है वह करोड़ों डिग्री तापमान पर जलता है, और पहली नजर में यह ऐसा लगता है जैसे वैज्ञानिक धरती पर एक छोटा तारा कैद कर रही हो जो कभी भी फट सकता है। लेकिन यही वह जगह है जहां फ्यूजन बाकी न्यूक्लियर तकनीकों से अलग हो जाता है, क्योंकि इसमें अगर जरा सी भी गड़बड़ी आती है, जैसे प्लाज्मा का संतुलन बिगड़ जाए या उसे पकड़कर रखने वाला मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ जाए, तो रिएक्शन अपने आप रुक जाती है। यानी इसमें कोई अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन नहीं बनती और यह अपने आप बंद हो जाता है। इसी वजह से इसे बाकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। फिर भी इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसमें कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है, जहां वैज्ञानिकों को सिर्फ रिएक्शन शुरू ही नहीं करना होता, बल्कि उसे लगातार उसी स्थिर स्थिति में चलाते रहना होता है। और यही वह सबसे कठिन काम है जिसमें दुनिया अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो पाई है। क्योंकि फ्यूजन को शुरू करना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है उससे लगातार उतनी ही या उससे ज्यादा ऊर्जा निकलवाना। और यही समस्या आगे चलकर एनर्जी गेन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। आज अधिकांश फ्यूजन रिएक्टर्स जितनी ऊर्जा निकालते हैं, उससे ज्यादा एनर्जी उन्हें चलाने में लग जाती है। यही वजह है कि दुनिया अभी फ्यूजन पावर प्लांट से नहीं चल रही। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है नेट पॉजिटिव एनर्जी, यानी रिएक्टर में डाली गई ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा निकालना। इसी दौड़ में यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया को चौंका दिया, जब नेशनल इग्निशन फैसिलिटी में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी सफलता हासिल की। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रयोग के दौरान फ्यूजन रिएक्शन से उतनी ऊर्जा निकल पाई जितनी उसमें डाली गई ऊर्जा से ज्यादा थी। यह अभी बिजली बनाने वाला सिस्टम नहीं था, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी मानसिक दीवार तोड़ दी, क्योंकि अब यह साफ हो गया कि फ्यूजन नामुमकिन नहीं है। और यहीं से आर्टिफिशियल सन और असली सूरज के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। हमारा असली सूरज ग्रेविटी से चलता है। उसका विशाल मास हाइड्रोजन को इतना कंप्रेस करता है कि फ्यूजन स्वाभाविक रूप से शुरू हो जाती है। लेकिन धरती पर बनाए गए आर्टिफिशियल सन में ऐसी ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वैज्ञानिकों को बहुत ज्यादा तापमान और ताकतवर चुंबकीय क्षेत्र की मदद से सूरज जैसी स्थिति बनानी पड़ती है। यानी असली सूरज अपने भारीपन से जलने वाली भट्टी है, जबकि आर्टिफिशियल सन चुंबकीय ताकत से चलने वाली भट्टी है। असली सूरज हमसे बहुत दूर एक प्राकृतिक तारा है, जबकि आर्टिफिशियल सन धरती पर किया जा रहा एक नियंत्रित प्रयोग है। और सबसे बड़ा अंतर यह है कि असली सूरज खुद ही लगातार जलता रहता है, लेकिन आर्टिफिशियल सन को इंसान को हर पल संभाल कर चलाना पड़ेगा। इसी वजह से नकली सूरज नाम थोड़ा भ्रम पैदा करता है, क्योंकि यह असल में सूरज नहीं बल्कि उसकी एक नकल है। लेकिन अगर यह नकल पूरी तरह सफल हो गई तो इसके फायदे इंसानी सभ्यता की दिशा बदल सकते हैं।
जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां देशों को तेल के लिए लड़ाई ना लड़नी पड़े, जहां दूर दराज के रेगिस्तानों और गरीब देशों तक भी लगभग खत्म ना होने वाली साफ बिजली पहुंच सके, जहां समुद्र के खारे पानी को बड़े पैमाने पर मीठा बनाया जा सके और जहां जलवायु परिवर्तन की रफ्तार धीमी पड़ने लगे, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाए कि पूरी पृथ्वी एक नए दौर में प्रवेश कर जाए। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्यूजन इंसानी सभ्यता को उस स्तर तक ले जा सकता है जहां पूरी पृथ्वी की ऊर्जा जरूरतें आसानी से पूरी हो सके। लेकिन हर बड़ी क्रांति अपने साथ डर भी लेकर आती है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्यूजन रिएक्टर्स में ईंधन को संभालना, मशीनों पर पड़ने वाला असर और बहुत ज्यादा खर्च जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। और कुछ का मानना है कि यह तकनीक इतनी महंगी है, किसी आम उपयोग में आने में अभी कई दशक लग सकते हैं और यही बहस इसे और रहस्यमय बना देती है। क्या यह सच में हमारा भविष्य है या फिर सिर्फ एक बहुत महंगा सपना? अब लौटते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भारत कब अपना आर्टिफिशियल सन बनाएगा? इंडिया अभी ITER में पार्टनर है और प्लाज्मा रिसर्च में भी उसकी अपनी प्रगति हो रही है। गुजरात के इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च में लंबे समय से टोकामाक रिसर्च चल रही है। आदित्य नाम का भारत का एक्सपेरिमेंटल टोकामाक पहले ही ऑपरेटेड हो चुका है और अपग्रेडेड प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। यानी भारत इस रेस से बाहर नहीं है, बस हेडलाइन में कम दिखाई देता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ITER के लक्ष्य सही समय पर पूरे हो जाते हैं तो 2030 और 2040 के बीच इंडिया अपने खुद के फ्यूजन मॉडल की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा सकता है। और कुछ आकलन तो यह भी कहते हैं कि सदी के मध्य तक यह तकनीक आम इस्तेमाल में आ सकती है। लेकिन यह सिर्फ तकनीकी की दौड़ नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक दौड़ भी है, क्योंकि जो देश सबसे पहले फ्यूजन ऊर्जा को सही तरह से अपनाने में सफल होगा, वही आने वाले समय की दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आज तेल से भरपूर देश ज्यादा प्रभाव रखते हैं, वैसे ही भविष्य में वे देश आगे हो सकते हैं जिनके पास फ्यूजन ऊर्जा पर पकड़ होगी। और शायद यही कारण है कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और यूरोप इस क्षेत्र में अरबों डॉलर झोंक रहे हैं। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे फैसिनेटिंग बात यह है, इंसान पहली बार प्रकृति की सबसे शक्तिशाली प्रक्रियाओं में से एक को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। आग पर नियंत्रण ने सभ्यता शुरू की थी, बिजली पर नियंत्रण ने आधुनिक दुनिया बनाई और शायद फ्यूजन पर नियंत्रण अगली सभ्यता बनाएगा। फिर भी कुछ सवाल अब भी रहस्य बने हुए हैं। क्या फ्यूजन सच में हमें लगभग असीम और सस्ती ऊर्जा दे पाएगा या फिर इसकी अपनी सीमाएं ही इसे बांध कर रखेंगी? क्या आज जो निजी कंपनियां छोटे फ्यूजन रिएक्टर बनाने पर काम कर रही हैं, वे सरकारों से पहले कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेंगी? क्या वह दिन आएगा जब शहरों के बाहर कोयले के कारखानों की जगह ये कृत्रिम सूरज चमक रहे होंगे? और सबसे अद्भुत सवाल, अगर इंसान धरती पर तारे जला सकता है तो क्या वह एक दिन तारों के बीच बस भी सकता है? शायद आर्टिफिशियल सन की कहानी ऊर्जा की कहानी कम और मानव एम्बिशन की कहानी ज्यादा है। एक ऐसी एम्बिशन जिसने पहले समुद्र पार किए, फिर चांद छुआ और अब सूरज बनाने निकल पड़ी है। सोचिए, जिस तारीख को देखकर मानव सभ्यता जन्मी, अब वही तारा इंसान प्रयोगशाला में दोहराने की कोशिश कर रहा है। यह सृष्टि के नियमों को समझने और उन्हें मोड़ने की कोशिश है। और शायद आने वाली सदियों में इतिहास यह लिखे कि एक समय इंसान ने अंधेरे से लड़ने के लिए आग जलाई थी और फिर एक दिन उसने अपना खुद का सूरज। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।